हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। क्लास 8th की एनसीईआरटी का आज लास्ट चैप्टर है, 8th चैप्टर। ओके, इसके बाद आपकी 6th क्लास, 7th और 8th की जो हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। और सीटेट के लिए ये मानकर चलिए कि जो आपका पेपर 2 है एसएसटी का, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का जो सफ़र रहा है, जो आंदोलन हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको इसमें देखेंगे। ओके, ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई पुलिस। ठीक है, ये उसका चित्र है। अब देखते हैं आगे क्या है। पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर दी गई हैं कि भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण देखा, नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत देखी, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में जो बदलाव हुए हैं वो देखे हैं, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद की किस तरह उनको शिक्षा के अधिकार दिए गए, जाति व्यवस्थाओं की जो चुनौतियां हैं उनको भी देखा है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार देखे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1857 का जो विद्रोह हुआ है और उसके बाद क्या स्थिति रही है भारतीय उपमहाद्वीप की, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। ओके, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, ये सारी चीज़ें भी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय का। जितने भी बदलाव आपने देखे हैं तो उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश किया कि ये देश क्या है, किसके लिए है। भाई, भारतीय उपमहाद्वीप तो भारतीयों के लिए हुआ ना। ये तो है नहीं कि कोई भी विदेशी आकर और अधिग्रहण करता है, उस पर अपना अधिकार स्थापित करता है और हम पर राज करता है, जबकि हम खुद ही यहाँ के ही निवासी हैं और बाहर आने वाला व्यक्ति हम पर राज कर रहा था। तो ये सवाल पूछा, लोगों के मन में आया कि ये देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता। ठीक है, भारत का मतलब यहाँ की जनता, जो लोग भारत में रहते हैं। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा और जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। ठीक है, मतलब भारत में रहने वाले। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ भी ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। भाई, कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपके घर में कब्जा जमा ले तो हम यही तो सोचेंगे कि जल्दी ये व्यक्ति यहाँ से जाए, उसके बाद हम अपने हिसाब से यहाँ रहे, अपनी संस्कृति अपने अनुसार यहाँ रहे। तो यही उस समय भारतीयों की भी स्थिति थी। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों से साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। अंग्रेजी शिक्षित इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि आप सभी जानते हैं अंग्रेज के जो जितने भी दस्तावेज होते थे वो इंग्लिश में ही होते थे और अंग्रेजी शिक्षा का वो प्रसार भी कर रहे थे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। अब ये याद रखने वाली बात है कि जितने भी संगठन अभी हमने यहाँ पर बोले हैं, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई? इंडियन एसोसिएशन ये किसके द्वारा? मद्रास महाजन सभा ये किसके द्वारा? तो इनके जो संगठनकर्ता थे, जो व्यक्ति थे, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब है सब लोगों को, सब लोगों का या सबके लिए। ठीक है, सर्व यानी सभी, जनिक लोगों का। ठीक है, मतलब सार्वजनिक, पूना सार्वजनिक सभी लोगों की सभा। हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता का मतलब क्या होगा? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ठीक है, कि आप अपने घर के फैसले खुद ले सकें, आप भारतीय उपमहाद्वीप के, भारत के जितने भी फैसले हैं भारतीय खुद ले सकें। ठीक है, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए।
1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ये आएगा कि आर्म्स एक्ट जो आया है उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आर्म्स एक्ट का उद्देश्य ये था कि भारतीय जो अपने पास हथियार रखते थे उनको छीन लिया गया। इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। तो अब इस एक्ट को देखिए आप, इस एक्ट से क्या हुआ कि पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। मतलब कि जो छपाई हो रही थी, अखबारों की छपाई हो रही थी जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे, तो उन प्रेस को क्या किया, प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, इस कानून के प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी क्या उद्देश्य रहा है वो भी पता होना चाहिए, और आर्म्स एक्ट का क्या उद्देश्य रहा वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बहुत डिटेल में बताया है, समझ लीजिएगा। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसके लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश व यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। ठीक है, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था। तो देखिए, अगर ऐसा होता, यानी कि इल्बर्ट बिल अगर पास हो जाता, तो अंग्रेज जो बिना बात के जो भारत पर अपना कब्जा जमा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उस पर क्या होता, लगाम लग जाती। इस वजह से अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। पढ़े लिखे भारतीयों ने एक अखिल भारतीय संगठन, तो अब इसको देखिए, अखिल भारतीय संगठन की क्या हुआ, स्थापना अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों, कितने प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में महासभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो अब ये सन याद रखना बहुत ज़रूरी है, दोनों ही लाइनें याद रखिएगा कि 1885 सन में क्या हुआ कि 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इसलिए किया गया ताकि भारत पर हो रहे अत्याचार और भारतीयों को मुक्ति दिलाने के लिए और भारतीयों के लिए जो अच्छा काम है उसको करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता कौन थे, दादा भाई नेहरू। ये नाम याद रखिएगा सभी, दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। ये मोस्टली कहाँ के थे, बम्बई और कलकत्ता। और इसके जो अधिवेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो भी मेनली बम्बई और कलकत्ता में ही हुए हैं, और कुछ लखनऊ में, कुछ कानपुर में, इस तरह धीरे धीरे होते रहे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। जो दादा भाई नौरोजी थे वो कौन थे, व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। आगे बात करते हैं। ये देखिए, जो चित्र बना हुआ है ये दादा भाई नेहरू जी का है। कांग्रेस के किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, तो जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब मतलब 85 में उसकी स्थापना हुई और 87 में उसकी अध्यक्षता किसने की है, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, ये कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदायों की संस्था है। तो ये जो कथन है ना, इसको याद रखिएगा। क्या होगा कि क्वेश्चन पूरा बस ये कथन डिपेंड होगा और ये पूछ लेंगे कि ये किसने कहा।
तो किसने कहा है? ये बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा है कि कांग्रेस जो है कि भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों से ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। पहले क्या था कि जो IAS है इस समय, वो उस समय IES था और उसकी जो परीक्षा है वो लंदन में हुआ करती थी, ठीक है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने क्वालिफाई किया था। अब देखते हैं आगे। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि जब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था, अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। तो वो ये ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत और ज़्यादा गरीब होता जाए और हम पर निर्भर होता जाए, ठीक है। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका की कार्यपालिका में से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। है आर्म्स एक्ट कौन सा एक्ट था बताइएगा? यही था ना कि भारतीयों से उनके जो हथियार हैं वो छीन लिए जाएं। तो लोग चाहते थे कि आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे। अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों से भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन को की वजह से वनवासियों में बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए, ठीक है। निरस्त करना मतलब किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, मतलब बिल्कुल उसको नष्ट ही कर देना कोई भी कानून, ठीक है। अब देखिए, इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यम वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपनी भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता थी वो अलग अलग शहरों में, ये नहीं सिर्फ बम्बई में हुई, कलकत्ता में हुई, वो बहुत जगह हुई थी, ठीक है। जैसे लखनऊ में हो गया, कानपुर में हो गया, इलाहाबाद हो गया आपका, तो इनमें भी हुई है, ठीक है। लेकिन मध्यम वर्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बंगाल में कौन है? विपिन चंद्र पाल, पंजाब में बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र में लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे अलग काम कर रहे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथी की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको कैसे याद करेंगे तो हम इसको लाल बाल पाल करके याद कर सकते हैं। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, ठीक है। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। भाई उनके मन में क्या इरादा है वो व्यक्ति नहीं जान सकता, तो उनका ये कहना था कि अपनी ताकत पर भरोसा करो, आप जो कहना चाह रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो वो करो, ठीक है। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ये नारा किसका है याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का।
और ये चित्र भी देखिए बाल गंगाधर तिलक का ही है। 1905 में वायसराय कर्जन, तो अब याद रखिएगा 1905 में कौन वायसराय था, कर्जन थे, ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब ये भी यहाँ पर पॉइंट याद रखने वाला है कि बंगाल विभाजन कौन से सन में हुआ, तो 1905 में हुआ। ओके, बंगाल विभाजन कौन से सन में हुआ, 1905 में हुआ, और उस समय वायसराय कौन था, कर्जन थे। ओके, याद रखिएगा। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब जैसे इसमें लिखा है कि बिहार और उड़ीसा के भी कुछ भाग बंगाल में थे, तो उस पर उसकी देखभाल करना, उस पर अपने नियम को लागू करना मुश्किल हो रहा था। तो वो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसको बांट देते हैं, 2 टुकड़ों में कर देते हैं, 2 अलग क्षेत्र बना देते हैं, तो क्या होगा, जिस तरह अभी राज्य का बंटवारा होता है, आपने देखा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला मैटर हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, कि वो एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है, तो उस पर शासन करना, उसकी देखभाल करना, अपराधों को पकड़ना, ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, राज्यों का बंटवारा कर देते हैं। तो वही उस समय उन्होंने भी किया कि बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे कोई किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। ठीक है, क्या किया, पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ठीक है भाई, एक क्षेत्र के अगर लोग होंगे तो वो तो अपने क्षेत्र का ही सपोर्ट करेंगे ना, और वो एक बड़ा क्षेत्र था, तो वहाँ के जो नेता थे उनका सपोर्ट भी ज़्यादा था। इस वजह से अंग्रेज अपने डर की वजह से चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो। ओके, बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इस का विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे विदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी। तो ये पहले देख लीजिए, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे थे। इससे भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र में डेल्टा इलाकों में इससे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाने लगा। तो ये भी याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन को आंध्रा में कौन से नाम से जाना जाता है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटीं। 1906 में क्या हुआ, मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये होती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, जो गठन है, वो कौन से सन में हुआ, तो 1906 में हुआ। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन है वो बंगाल विभाजन से पहले हुआ या बंगाल विभाजन के बाद। तो बंगाल विभाजन का जो समय है, जो सन है, वो भी आपको याद रखनी है, 1905 में हुआ था। ओके, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो इसने क्या किया, बंगाल विभाजन जो हो रहा था उसका समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने ये मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई थीं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम मतदाता ही चुनकर भेज रहे थे, जो कि एक बड़ी संख्या में थे, तो वो जीत रहे थे। तो और धर्मों के जो लोग थे वो भी ये बोले कि हमारे भी भैया ऐसे ही हो, कि हिंदू अगर है, हिंदू राजनेता है, तो उसको सिर्फ हिंदू ही वोट दें। ठीक है, तो इस तरह की जो लालच है वो यहाँ पर पैदा हुआ। अब ये फोटो देख लीजिए, लाला लाजपत राय की है। ओके, 1907 में कांग्रेस टूट गई। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, 1907 में जो विभाजन, जो अध्यक्षता की थी वो किस शहर में हुई थी, 1907 में सूरत में हुई। 7 सूरत, ऐसे याद रखिएगा, कहाँ हुई, 7 सूरत। पूछते हैं, ये जगह पूछते हैं। ठीक है, 1907 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता है, जो मतलब सम्मेलन है, कांग्रेस सम्मेलन है, वो कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस की सूरत ही बदल गई। ठीक है, सूरत बदल गई से मतलब क्या है यहाँ पे कि कांग्रेस
टूट गई। ओके, मध्यम वर्गीय बड़ा धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का कहना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम वर्गीय का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। ठीक है, 1915 का जो सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, फिर से कांग्रेस में एकता आ गई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। तो याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कौन सा समझौता हुआ है, तो वो लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान किया। एक सेकंड, यहाँ देखिए, 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय के इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों पर भारी उछाल आया। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु यानी जूट के बोरे, कपड़े, इनको क्या किया गया था कि मांग बढ़ा दी थी। अन्य देशों में से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव के सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिलने लगी। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी का आगमन। ठीक है, महात्मा गांधी आपको पता है ना, बाहर पढ़ने गए थे। तो इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, कहाँ से भारत लौटे? दक्षिण अफ्रीका से। कौन से सन में? 1915 में। वे वहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन की शुरुआत हुई। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। 1915 में वो वापस आए। 2 साल के बाद में चंपारण आंदोलन हुआ, जिसमें नील की खेती और जो 3 कठिया प्रणाली थी उसको रोका गया। फिर खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, खेड़ा आंदोलन, फिर फिर एक हुआ अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन में क्या हुआ था कि जो मिल मजदूर थे उनकी मांग थी कि उनको जो बोनस है वो ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बीमारी फैल गई थी, प्लेग की बीमारी आई थिंक, तो उसकी वजह से वो चाहते थे कि उनको बोनस ज़्यादा मिले। तो फिर वहाँ पर हड़ताल वगैरह हुई, तो गांधी जी ने समझौता कराया था अंग्रेज़ों, मिल मालिक और जो मज़दूर थे उनके लिए। तो वहाँ पर ये अहमदाबाद, ये कुछ स्थानीय आंदोलन हुए थे। अब ये देखिए, नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895 की ये फ़ोटो है। याद रखिएगा, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने। ओके, किसने किया है? महात्मा गांधी ने। अब बात करते हैं सामने आए इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। राजेंद्र प्रसाद जो है ये चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नहीं सॉरी, ये नहीं जुड़े हुए हैं, वो कोई दूसरा नाम था, राजचंद्र शुक्ला आई थिंक। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल पर सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।
आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलन की कुछ गहराई से अब देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, क्योंकि भाई बोलने की स्वतंत्रता जो है वो तो नॉर्मल है ना, क्योंकि उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। ये जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, जहाँ पर गोलियाँ लगी हैं। ओके, ये परिसर जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियाँ चलाई थी। बाद में इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। अखिल भारतीय मतलब पूरा भारत इसमें शामिल था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 महीना याद रखिएगा, अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में, अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा कि बैसाखी 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण लौटाई, तो वो कारण क्या था, जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार। ओके, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्म के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, क्योंकि ये दोनों धर्म जो थे ये बहुतायत में भारत में रहे हैं। ठीक है, अभी भी हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम के स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, अब ये दोनों ही याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के जो नेता हैं वो कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब तक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान पर समर्थन किया। कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। ओके, 1921 और 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिल गई। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु ये तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश में ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, यानी कि वो हिंसा पर उतर आए। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। इसके हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, जिसमें प्रमुख देखिए खेड़ा। गुजरात और पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो ये दोनों ही जगह याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और गुंटूर।
इन सत्याग्रहों में कई बार वह चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जगह तो जगह, लोग तो लोग, वनों पर भी अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कर रखा था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे, वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव के किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध, मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। खिलाफत और असहयोग, खिलाफत किसका था? मुस्लिम लोगों का था, और असहयोग गांधी जी द्वारा बनाया हुआ था। ठीक है, तो और राष्ट्रीय आंदोलनों को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों को सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के काफ़ी घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू की। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। ठीक है, जनता में महात्मा मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, है ना। उनकी एक छवि देख लीजिए यहाँ पर। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके समर्थन में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। मतलब गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए जिनमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके बाद हर वर्ग के लोगों का उन पर विश्वास हो गया कि वो कहीं ना कहीं उनकी भी मदद करेंगे। ठीक है, कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। मतलब काम उन्होंने किया था, लेकिन वो श्रेय किसको दे रहे थे? गांधी जी को। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्यवाहियां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, और लोगों ने कहीं कहीं पर हिंसा भी की है। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई। तो ये देख लीजिए, इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश है कि दूर दराज के गांव में गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है। फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वह सही है। उनका जो भी उपदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई है। ठीक है, आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। ओके, तो ये एक सीआईडी द्वारा दी गई रिपोर्ट है। अब देखते हैं 1922 से 1929 में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। ये देख लीजिए, चित्तरंजन दास की जो का चित्र है यहाँ पर। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला किया तो उसे जला दिया। गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन किस वजह से वापस लिया? तो ये लिया गया है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में। ठीक है, वापस लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। मतलब पुलिस थाने के अंदर बंद थे और लोगों ने क्या किया, उसको आग लगा दी थी, जिसकी वजह से सब मारे गए थे। और इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, किसान इसीलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने क्या किया, उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। वो आराम से अपना जुलूस चला रहे थे, पुलिस वाले आए, उन्होंने गोली चला दी और थाने में घुस गए। जब मतलब लोगों ने विरोध किया तो वो थाने में घुस गए डर की वजह से कि कहीं भीड़ हम पर आक्रमण ना कर दे, और भीड़ ने क्या किया, उस थाने को आग लगा दी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी के परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए।
और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। अब याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया है? 1930 में। ठीक है, सन याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। पहली कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस, तो इस दशक के आखिर में कांग्रेस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गो बैक। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। मतलब भाई भारतीय ही तो भारतीय की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, अंग्रेज आकर नहीं समझ सकते। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये लाइन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। और उस दिन क्या किया गया? 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब देखिए, बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा है भगत सिंह जी का। ठीक है, ये उनका चित्र है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन था तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने और के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये सन और तारीख दोनों ही याद रखिएगा। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। ठीक है, वो ये चाहते थे कि वो बम फेंक कर चले जाएं, लेकिन लोगों ने, जो क्रांतिकारी जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि तुम गिरफ्तारी देना। गिरफ्तारी देने के बाद क्या होता है कि मतलब उनको लगा कि गिरफ्तारी देने के बाद हम अपने वकीलों के द्वारा उनको छुड़ा लेंगे, भगत सिंह और BK दत्त को, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके बाद इसी गिरफ्तारी में भगत सिंह को और BK दत्त को क्या की गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। ठीक है, मतलब कहीं कुछ लोग चाहते थे कि बम फेंक कर और वो भाग जाएं, लेकिन कुछ और बड़े नेता थे, उन्होंने क्या कहा कि गिरफ्तारी देना। और यहाँ पर कहीं ना कहीं, चलिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए, दांडी मार्च की बात करते हैं। दांडी मार्च पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1929 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। तो नमक कानून की जो यात्रा है वो कौन से सन में निकाली गई? 1930 में। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह के स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने किलोमीटर है? 240 किलोमीटर। और कहाँ की है यात्रा? साबरमती से दांडी तट। ठीक है, उन्होंने पानी उबालकर महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए, देखिए ये है चित्र है, ये महात्मा गांधी नमक इकट्ठा कर रहे हैं,
स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुईं। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को ज़बरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थीं। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई, पुरुषों के साथ साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं की सहभागिता का अर्थ क्या था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में किया गया था। समझ लीजिए, उसमें बाल विवाह का चलन भी था, ठीक है। 16 साल की उम्र में वे विधवा हो गई। 12 साल की उम्र में शादी, 16 साल में विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी के विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वे जेल से बाहर होती, सभाओं को भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन में सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारियों के अपने अधिकार मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उदाहरण के लिए, नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर छोड़ा था कि उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस दौरान किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यवसायिक संघ में, ये सरोजनी नायडू का चित्र है महात्मा गांधी जी के साथ में। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। कब हुए हैं? 1937 में। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है? सन 1939 में। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद को देने को तैयार थे। इस बदलने से वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ठीक है। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। तो इसको आप देख लीजिएगा जब आपको PDF दी जाए। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय का चित्र है, अगस्त 1942 का, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है बोस और INA, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं भारत छोड़ो और उसके बाद की जो स्थिति थी वो क्या थी। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए, क्योंकि भाई बात क्या थी? अपनी स्वतंत्रता की थी, ठीक है। तो वहाँ का बड़ा बच्चा, बूढ़ा, जो भी था, महिला, बुजुर्ग, वो सभी शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में, हवाई अड्डों में भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं कि समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। तो सन याद रखिएगा, भारत को अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि INA का गठन यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, ठीक है। 1944 में
आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु ये अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा आईएनए की स्थापना किसने की है, किसने उसका गठन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब बात करते हैं स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए यह एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन का पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की? 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। ठीक है, इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच में हुए तनावों, ये देख लीजिए पहले कि मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य, सेवाग्राम 1942 में है ये। ठीक है, मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो याद रखिएगा 2 राष्ट्र यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग किसने की है, मोहम्मद जिन्ना ने। ठीक है, अब बात करते हैं चित्र 2 की। तो इसमें देखिए क्या है, गांधी जी और जिन्ना वार्ता करते हुए, वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यहाँ पर गांधी जी हैं और ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1944 की बात है ये। वयोवृद्ध राष्ट्रीय और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, राजगोपालाचारी। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। अब चित्र 18 देखते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो चित्र है, ये 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी में चली वार्ताओं की एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो याद रखिएगा 1931 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब ये चित्र देखते हैं महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम के लिए भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान की अलग मांग की थी। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1920 की बात थी। फिर 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना करके सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। ठीक है, ये चित्र 20 है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 की बात है। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयता विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इनसे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब प्राथमिक में हिंदू रहेंगे, गौड़ में मुस्लिम। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपने सामाजिक जनाधार में फैलाने में मदद की। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। ये वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान उनके भी साथ थे। ठीक है, ये देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख प्रस्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार के एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ये महात्मा गांधी हैं, ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं। ओके,
1946 के दौरान प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और इस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को बहुत स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभव था। ये देख लीजिए, हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। ये जब भारत और पाकिस्तान बना तो उस समय बहुत सारे जो पाकिस्तानी लोग थे जो पाकिस्तान क्षेत्र में रहते थे वो भारत में आ गए। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। अब ये तारीख याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की जो तारीख है वो कौन सी है? 16 अगस्त 1946। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। दंगों में हज़ारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा भी फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बाहर छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ था कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर 8 है यानी कि क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6, 7 और 8 की, तीनों की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब क्लास 6 की जो मैराथन है वो लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।